ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमने बलों की बात करी है। अगर हम देखें तो पृथ्वी पर गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। किनके आधार पर? दो प्रकार के बल लगते हैं। पहला जो आंतरिक भाग पे और दूसरा जो बाहरी भाग पे। जो आंतरिक में लगते हैं उसे हम अंतर्जनित और जो बाहर से लगते हैं उसे हम बहिर्जनित कहते हैं। अब अगर हम अंतर्जनित बल की बात करें तो हम पहले देखते हैं कि आकस्मिक बल होता है और एक होता है जो धीमी गति से लगता है। आकस्मिक के अंतर्गत हमारा आता है भूकंप और ज्वालामुखी, जो कि आकस्मिक गति के कारण होते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें कि बहिर्जनित बल के कारण क्या होता है, तो जो अपर्दन और निक्षेपण का होता है, जो पवन, नदी, इन सब के बहाव के कारण बह जाता है, उससे होता है वो बहिर्जनित बल होता है। ये हमने ज्वालामुखी देखा। अब ये ज्वालामुखी तो आप जानते हैं, जैसे ये मैग्मा होता है, अंदर होता है जो गर्म पदार्थ, उसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर निकासित हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। फिर हम देखते हैं भूकंप। भूकंप भी हमारा अंतर्जनित बल, वो भी आकस्मिक द्वारा उत्पन्न होता है। अब जो हमारा जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं, जिसे फोकस, और जो उसके ऊपर का, ठीक ऊपर का जो स्थान होगा उसे हम अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भूकंप है, भूकंप को हम किस प्रकार मेज़र करते हैं, किस तरीके से नापते हैं। भूकंप मापने के लिए हम भूकंप लेखी का प्रयोग करते हैं, जिसे रिएक्टर स्केल पर भी मापा जाता है। अगर हम देखें तो जिसकी तीव्रता सिर्फ 2 तक होती है तो हम कहते हैं कि उस भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि उसकी तीव्रता 5 तक होती है तो गिरने से क्षति पहुंच सकती है, और यदि 6 से अधिक होती है तो वो बहुत शक्तिशाली, और अगर 7 हो तो वो तीव्रता मतलब बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली कही जाती है। हमने देखा है कि 26 जनवरी 2001 में भुज शहर, जो कि गुजरात में पड़ता है, में भूकंप आया था, जिसकी वजह से काफ़ी हानि पहुंची थी। ठीक है। अब इसमें ये सब दे रखा है कि किस प्रकार हम अपने भूकंप से अपना बचाव कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। उसके बाद आता है स्थलाकृति। अब हम देखते हैं कि हमारी 2 क्रियाएं होती हैं। कौन सी? अपक्षय और अपर्दन क्रिया। इसके द्वारा क्या होता है, जो जल होता है, वायु होता है, वो पदार्थों को अपर्दित करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपित कर देते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति प्राप्त होती है। अब यदि हम नदी की बात करें तो नदी का कार्य क्या है? नदी ये बहती रहती है, तो बहते हुए वह क्या करती है, वो जो खड़े खाल होते हैं ना, उसके बहुत ही जो कठोर शैल भी होते हैं ना, उसे भी काटती हुई गिरती रहती है। तो इससे हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार नदियों द्वारा मोड़दार मार्ग जो बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इन बड़े मार्गों को हम क्या कहते हैं? विसर्ब कहते हैं। और फिर इन्हीं विसर्बों के किनारे जो लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? विसर्ब लोब के सिरे निकट आते हैं। ठीक है। और फिर ये जो विसर्ब लोब होते हैं वो नदी से कट के अलग हो जाते हैं, जो कि एक छाप झील का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहले ये ऊपर से विसर्ब के रूप में आता है, फिर विसर्ब अपने किनारों पर क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उसको निक्षेपित करते जाता है। जब निक्षेपित करते करते वह क्या करता है? उसे अलग छोड़कर दोबारा उसी धारे में पकड़ लिया, तो ये जो हमारा बना, इसे हम क्या कहते हैं? छाप झील कहते हैं। तो यदि प्रश्न आए कि छाप झील का निर्माण किस प्रकार होता है या किससे होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नदियों का ही एक से बना होता है, जो अलग झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वो होते हैं, जो बाढ़कृत मैदान होते हैं, वो उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ क्यों होते हैं? क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण या क्या कहेंगे, बहुत ही खनिज पदार्थ होते हैं, मतलब उनको वो इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि उस भूमि को उपजाऊ बनाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि विश्व में हजारों छोटे बड़े हमारे क्या हैं? जल प्रपात हैं। सबसे ऊंचे जल प्रपात की बात करें तो वो है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जल प्रपात।
ठीक है। एक और जलप्रपात है जो कि नियाग्रा है, किसके बीच पड़ता है ये? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। इसके साथ ही एक विक्टोरिया जलप्रपात है जो अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा के पास पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, पर जो एनसीईआरटी की बुक्स में मेंशन होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वितरिका क्या होता है। वितरिका वही जो नदियों से कटते हुए अलग अलग भागों में, जैसे यह आप देख पा रहे होंगे एक मुख्य नदी है, वो मुख्य नदी विभिन्न धारों में जाते हुए अलग अलग हो जाती है और जो अंतिम रहती है उसे हम क्या कह रहे हैं? वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, तो प्रत्येक वितरिका के मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करते हैं और फिर ये सारी वितरिकाएं जो मिल जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर अब यहाँ देखते हैं कि समुद्री तरंगें किस प्रकार की होती हैं। यदि हम समुद्री तरंगों की बात करें तो जो वो बड़े बड़े शैलों से टकराती हैं, दरार उत्पन्न करती हैं, तो इनको समुद्री गुफा, ये जैसे जो बन गया समुद्री गुफा कहलाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनके केवल छत ही बचती है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। कई बार ये इतना गहरा हो जाता है कि फिर बस छत सा बच जाता है, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ऊंचे शैलीय तटों पर हमारे मैरीन ग्लिफ टाइप की बन जाती है और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके बहुत ही सुनहरा सा, जिसका आप आनंद उठाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अब हम हिमनद की बात करें तो हिमनद हमें पता है जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उसे हम हिमानी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट की मिट्टी निक्षेपित करते हैं। इन्हें हम हिमोड़ कहते हैं। अब पवन के कार्य की बात करें तो राजस्थान में जाएं तो ऊंट की सवारी जरूर से करिएगा। ठीक है, तो रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख चीज़ होती है, वो ये होती है कि ये छत्रक शैल का निर्माण करते हैं। छत्रक शैल यानी कि मशरूम रॉक जिसे कहते हैं। तो रेत इतनी तीव्र गति से आता है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शैल होते हैं, उसको वो काटते हुए क्योंकि जो रेत का गति होती है वो उसके निचले सिरे पे अधिक लगती है, इसीलिए उसका निचला सिरा क्या होता है? पतला, और ऊपरा सिरा मशरूम के शेप का बनता जाता है, जिसे हम छत्रक शैल कहते हैं। तो यदि ये प्रश्न में आ जाए कि छत्रक शैल किससे संबंधित है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे सकता है रेगिस्तान से, या फिर रेगिस्तान राजस्थान से, या लद्दाख से, या पहाड़ हिमालय से। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्रक शैल का निर्माण कहाँ होता है? रेगिस्तान में। उसके बाद एक लोएस होता है जिसका निर्माण कहाँ होता है? रेगिस्तान में। अब ये प्रश्न है जो हम लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो किनारा है, समुद्री गुफा है, शैल नहीं है। हिमनद में निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। ठीक है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी और भूकंप। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? तो रेगिस्तान में। झाप झील यहाँ कहाँ पाई जाती है?